जय मध्य प्रदेश साथियों, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड की स्पेशल सीरीज जय मध्य प्रदेश में। बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण का जो चौथा चैप्टर है तो उसके कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कुछ खास क्वेश्चंस जो अक्सर आते हैं और जो आएंगे। तो चलिए देखता हूं। ये प्रश्न है, द्विघात समीकरण, इसके मूल निकालने हैं √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसकी स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है इरेशनल के केस में। तो हमने कहा था कि पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ए और सी, ये ए ये सी का प्रोडक्ट रफ में निकाल के रख लें। सपोज √2x² और मल्टीप्लाइड बाय 5√2, ये देखना है। तो √2 और √2 का प्रोडक्ट जैसा हमने आपको बताया तो 2 होता है। √2 और √2, √4 मीन्स 2 होता है और 5 2 या 10, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10x²। इसकी साइन देखना है, धन में आ रही है 10x² की साइन। अब आपको स्प्लिटिंग सोचना है, यानी बीच वाले को कैसे तोड़ा जाएगा। तो धन में आ रहा हो तो 2 नंबर आपको चूज करने हैं कि उनको गुणा करने पर 10 ही आए और जोड़ने पर 7 आए। तो ओरल यहां तो गेस हम कर रहे हैं, नहीं आप गेस कर पा रहे हैं तो 10 के जितने संभव गुणनखंड हो कर लीजिए। 1 गुणे 10, 2 गुणे 5, फिर और नहीं होंगे तो जिन दो को जोड़ने पर 7 हो रहा हो, फिर 2 और 5 है, इनको जोड़ने पर 7 हो रहा। तो यानी हमको क्या लिखना है, 5 और 2 में 7 को विभाजित करना है, स्प्लिट करना है। तो ये पहली लाइन के बाद आपको क्या लिखना है, ये क्वेश्चन। इसके बाद √2x² प्लस 5x प्लस 2x एंड प्लस 5√2, ये सबसे महत्वपूर्ण पहली लाइन हुई हमारी। ठीक है, अब 2 के पेयर में हमें कॉमन लेना है। तो कैसे कॉमन आएगा, तो यहां पहले 2 में देखें, x तो मिल जाएगा, 2 घात है, 1 घात है, 1 घात बाहर निकल जाएगी। और उसके गुणांकों में देखें √2 और 5 तो वो नहीं मिलेगा। अब यहां आए 2 है, x तो नहीं मिलेगा। अब यहां दोनों जगह, यहां तो x वाला x चढ़ा ही नहीं है, तो अब 2 है, √2 है, इनमें एक गुणनखंड हो जाएगा अपरिमेय में। उसके लिए एक लाइन और बना ले इसको, तो आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। वो क्या, वो इस तरह से √2x² प्लस 5x और 2 को मैं लिख लेता हूं √2 2 के लिए √2 और √2 2 ही होता है, प्लस 5√2। ये हुई एक लाइन, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा यहां करनी पड़ गई। अब देखिए 2 के पेयर में आप कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा। यहां से हमने जैसा कहा था कि x भर कॉमन मिलेगा, विद इन ब्रैकेट √2, एक x की पावर बचेगी प्लस 5, ये हुआ प्लस। आगे देखिए √2 एक कॉमन अब मिल जाएगा, √2 कॉमन ले लीजिए तो विद इन ब्रैकेट एक √2 बचेगा, √2 प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए दोनों कोष्टक में √2x रहेगा, है ना। दोनों कोष्टक में एक ही राशि मिली हुई है, जो हमारा नियम है, जो हम चाहते हैं कि दोनों कोष्टक में एक ही चीजें मिले, तो मिल रही है, यानी यहां तक का काम सही है। अब √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 उसको बाहर निकालिए, कॉमन लीजिए, उभय निष्ठ लीजिए। √2x प्लस 5, अच्छा, और दूसरे ब्रैकेट में यानी जो बचेगा कॉमन, इसको बाहर निकालने के बाद x प्लस √2 बराबर 0। ये दाएं तरफ 0 लेके चले, नहीं आप बाद में पक्षांतर आप कैसे करेंगे, आप लोग भूला देते हैं, इसको नहीं लिखते। अब दोनों गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखना है, इसको शून्य के बराबर और इसको। तो क्या मिलेगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से साइड चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को,
रूट 2 बार में होगा, यहाँ √2x बराबर ऋण 5 और फिर √2 का करेंगे तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, √5 बटे √2। यहां से एक ही बार में हो जाएगा x इक्वल टू -√2। फिर देखिए दो मूल समीकरण के निकल आए हैं और फाइनल आंसर आपको लास्ट में लिख देना चाहिए, उसको यहां मेंशन कर दें। ठीक है, दोनों मूल आप यहां लिख दें। अंतिम में आंसर कितना हो जाएगा, -5/√2 -√2। अंतिम में आंसर लिखना बहुत जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर बोर्ड में आपको ज्यादा अंक लेने होंगे तो जो वैल्यूअर होगा ऐसा काम करें कि वैल्यूअर को, जांचने वाले को थोड़ा सा आसानी हो। वो आपके बीच बीच के स्टेप देखेगा, फिर देखेगा कहाँ आंसर आपने निकाला, यहाँ लास्ट में देख लिया कि नहीं आंसर तो सही आ रहा, बस बीच बीच का आंसर देखा और जल्दी उसको एक क्वेश्चन जांचने में आसानी हुई तो वो आपके मार्क्स ज्यादा नहीं कट करेगा। अदरवाइज आप उसको गुस्सा दिलवाएंगे, हर क्वेश्चन को उलझा के लिखेंगे तो छोटी सी गलती के मार्क्स काटेगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह के अंतिम में आंसर्स आपको लिख देना चाहिए। ये पहला प्रश्न हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये 2x² - x + 1/8 = 0 ये क्वेश्चन है, चाहे पहली लाइन में भी क्वेश्चन लिख ले। 2x² - x + 1/8 = 0। हम कई बार बता चुके हैं, जब रैखिक समीकरण आपको बताए थे तब बता रहे हैं कि अगर हमें परिमेय संख्या मिल जाए, ठीक है, बटे वाली संख्याएं मिल जाए तो आपको बहुत ज्यादा स्टेप उसमें लॉस नहीं करने, आपको पूरे समीकरण को अगर 8 से गुणा कर देना है, या कि दो संख्याएं हुई तो उनके एलसीएम से गुणा कर देना है, एक ही बार में वो हल हो जाता है। आप चाहे इसी लाइन में यहीं पर कर लें, चाहे अगली लाइन में कर लें। 8 × 2x² ऋण 8 × x धन 8 × 1/8 और यहां भी करें शून्य में भी 8 × 0। आप चाहे तो यहीं पर कर लेते, यहां लिख देना चाहिए आपको दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर। इस तरह से ये कर दिया। अब करने के बाद बचा कितना, तो 8 दूनी 16 होता है, ये 16x² हो गया -8x और यहां 8 और 8 कट जाएगा तो धन 1, 8 शून्यम शून्य तो उधर 0 हो गया। इस तरह से ये आपका साधारण समीकरण आ गया। अब इसके साथ आप आगे काम कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि पहले और अंतिम पद का गुणा करके लिख लें, चिन्ह सहित देख लें क्या आता है। 16x² और 1 उसमें गुणा करोगे तो 16x² आएगा, वो भी धन में आएगा। अब धन में आएगा मतलब जोड़ने पर आपको 8x लाना है, जोड़ने पर आपको 8x लाना है। तो अगर साधारण संख्या आप अपने से गेस कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं इस 16 का गुणनखंड देख लें, कितने संभव गुणनखंड है। 1 × 8, 1 × 16 करने पर आएगा, 2 × 8 करने पर आएगा 16, 4 × 4 करने पर आएगा 16 और तो नहीं आएगा। तो जोड़ने पर 8 किस में आ रहा है, पहले में 17 होगा, दूसरे में 10 होगा, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। 8 चाहिए, ठीक है, लेकिन ऋण में है तो दोनों को ऋण में लिखना होगा। अब ये अगला स्टेप 16x² - 4x समान चिन्ह में रहे तब तो जुड़ेंगे। और ये भी देखिए -4 -8 हो रहा है कि नहीं, और धन 1 = 0। दो की जोड़ी में आपको उभयनिष्ठ लेना है तो यहां x भी कॉमन मिलेगा
और 16 और 4 दोनों में 4 का भाग लगेगा तो एक 4 कॉमन मिलेगा। इस तरह से बाहर आपको मिलेगा 4x। ठीक है, अब अंदर कितना बचेगा? एक तो 4 का भाग लगा के रखिए, 4 चौक 4 बचा। x की 2 घात थी, एक घात आपने बाहर निकाल ली, एक घात बची यानी एक x बचा। माइनस 4 एक कम 4 एक बचेगा और x एक ही था उसको आपने बाहर निकाल लिया, ये 4x ऋण बचेगा। ऋण 4 और 1, अब x तो दोनों जगह मिलने से रहा, वो तो नहीं मिलेगा, यहां पर x ही नहीं है तो 4 और 1 दोनों में 1 का ही भाग लगेगा। एक ही ऐसी संख्या जिसका 4 में भी भाग लग जाएगा, 1 का भी लग जाएगा, तो आप 1 कॉमन लें। अब सिर्फ आपको 1 का भाग लगा के अंदर रखना है, तो 1 चौको 4, 4x। ध्यान रखें जब ऋण में कोई संख्या लेते हैं तो ये दिमाग में बिठा लो कि अंदर की चिन्ह बदल जाती। क्यों? अब 1 में ऋण 1 का भाग लगाएंगे तो ऋण 1 आएगा। तो जब भी ऋण चिन्ह के साथ कोई चीज कॉमन लें तो अंदर का चिन्ह बदलने की आदत डालें। जैसे ऋण 4x ऋण में था, मैंने उसको अंदर धन में लिखा है, और एक धन में था उसको मैंने ऋण में लिखा है। अब देखना है कि दोनों कोष्टक में एक ही चीज आई है कि नहीं, तो आई हुई है। 4x ऋण 1, 4x ऋण 1, उसको पूरे से बाहर ले लें, कॉमन ले लें। अब 4x ऋण 1 और 4x ऋण 1 को छोड़कर जो अंदर बच रहा है वो 4x ऋण 1 ही है। स्प्लिटिंग के अलावा इसको होल स्क्वायर से भी कर सकते थे, लेकिन आप स्प्लिटिंग कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको वही तरीका यहां बताया है। तो ये हो गया। अब दोनों गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखना है। तो 4x ऋण 1 बराबर 0, 4x ऋण 1 बराबर 0, या दूसरा वाला 4x ऋण 1 बराबर 0, तो यहां से 2 बार में पक्षांतर होगा। 4x बराबर 1 होगा और फिर x हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहां भी वही काम होगा, 4x बराबर 1 आएगा और x बराबर हो जाएगा 1/4। तो ये दोनों आपके उत्तर हुए फाइनल। दोनों मूल 1/4, 1/4। तो इस तरह से ये प्रश्न खत्म हुआ। अब कुछ भाषा वाले प्रश्नों पर आ जाने चाहिए हमें, तो कुछ भाषा वाले प्रश्नों पर आ रहा हूं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182। दो संख्याएं बताना है जिनको जोड़ने पर 27, गुणा करने पर 182। ठीक है, दो संख्याएं जोड़ने पर 27, तो संख्या यहां मानना पड़ेगा। माना संख्याएं x एवं जोड़ने पर 27 है, तो एक को अगर एक पता हो गया तो दूसरा 27 में से घटाने पर जो आएगा वो होगा। दूसरा मैं मान लेता हूं 27 ऋण x है, ये दो संख्याएं हैं। ठीक, x और 27 ऋण x। पहली शर्त से हमने उसको क्या किया है, पहली शर्त से हमने उसको मान लिया है, और दूसरी शर्त से अब हम क्या करेंगे वो करेंगे। ठीक है ना, दूसरे शर्त से समीकरण बनाएंगे। ठीक है, दूसरे शर्त से हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। उनका गुणनफल 182, x और 27 ऋण x का गुणनफल 182। तो कैसे बनेगा, x u और 27 ऋण x बराबर 182। और पहली एक्सरसाइज में हमने इस तरह के एक्सप्रेशन को समीकरण बनाना बताया था। कोष्ठक हटाना है तो x का अंदर गुणा होगा, तो x का अंदर गुणा करता हूं, 27x ऋण x स्क्वायर, उसको भी इधर लाइए, ऋण 182 बराबर 0। क्रम से लिखिए, पहले 2 घात वाला पद चाहिए
तो माइनस एक्स स्क्वायर धन 27x ऋण 182 बराबर 0। या किनारे में ऋण चिन्ह आ गया तो उसके साथ काम करना थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, उसको हमें हटाना है, तो ऋण 1 का पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए तो किनारे से ऋण हट जाएगा। ऋण 1 का गुणा करता हूं, समीकरण है, दोनों पक्षों में अगर किसी संख्या का गुणा कर दूंगा वो समीकरण वही रहेगा। तो ऋण 1 का गुणा करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऋण 27x और धन 182। अब 0 में ऋण 1 का गुणा करूंगा 0 ही रहेगा, ये हो गया। अब आई बात स्प्लिटिंग की, तो नंबर जब थोड़ा सा बड़े हों तो हमें कुछ सोचना पड़ जाता है। यद्यपि ये क्वेश्चन जैसे बार बार करेंगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा कि क्या स्प्लिटिंग की थी। तो हमने कहा था पहले और अंतिम पद का गुणा करके रख लीजिए 182, और यहाँ एक एक्स स्क्वायर है तो गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और स्प्लिटिंग सोचने के लिए धन में आया, ये 182 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कटेगा, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 91 आ गया, 7 से कटेगा, 7 13 और 13 से कटेगा, 13 एकम, तो ये गुणनखंड हुआ 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, ये गुणनखंड हुआ। अब देखिए जोड़ने पर अपने को लाना 27, तो अगर ये 2 और 7 एक साथ ले लेता हूं यानी 14, और ये 13 एक साथ, तो गुणा करने पर तो सोचना नहीं, 182 ही आएगा, उसी का गुणनखंड हमने किया है। जोड़ने पर 27 हो रहा है, जोड़ने पर 27 हो रहा है यानी यही सही पेयर है। और ऋण 27 हो रहा तो दोनों को ऋण में रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x घन 182 बराबर 0। और अब 2 के जोड़े में कॉमन लेना है, जैसे हर क्वेश्चन में करता हूं। यहाँ संख्या कोई है नहीं तो नहीं आएगा, x एक कॉमन आ जाएगा, तो x ऋण 14 बचेगा। और अगले कोष्टक में ऋण चिन्ह है वो लगाए, 13 से भाग लग जाएगा, 13 से भाग लगाएंगे तो 14 आएगा, वहां से कन्फर्म हो रहा, लगा के भी देख लेंगे। x यहां मिलेगा नहीं तो केवल 13 कॉमन लेना है, तो कितना हो जाएगा, x ऋण 14 बराबर 0। अब इसके बाद x ऋण 14 दोनों कोष्टक में एक ही संख्या आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यही चाहिए था हमें, x ऋण 14 और कॉमन लेने पर बचा x ऋण 13। दोनों गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखना है, दोनों गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखिए आप। तो x ऋण 14 बराबर 0, x ऋण 14 बराबर 0, या फिर x ऋण 13 बराबर 0। तो यहां से x बराबर मिल जाएगा 14 और यहां से x बराबर 13, और ये दोनों आंसर नहीं हुए। ठीक है, आप लोग यही गलती करते हैं, यही जो फाइनल में x का मान आया वो आप आंसर में रख देते हैं। तो ये x आया, 2 संख्याएं, अब फिर पहली लाइन पर आइए, जो 2 संख्याएं आपने मान ली थी x और 27 ऋण x, तो x आया यानी पहली वाली संख्या आई। ठीक है ना, पहली वाली संख्या आई, दोनों केसेस में दूसरी संख्या यहां निकालना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तो दोनों केस ले लेते हैं, जब x बराबर 14, तो पहली संख्या जो आपने लिया था उसके हिसाब से पहली संख्या तो यही 14 हो गई, और दूसरी संख्या 27 ऋण x आपने माना था, तो 27 ऋण 14 करिए, वो 13 हो गई। तो आंसर का एक सेट आ गया 14 और 13, ये दिमाग में रखिए, आंसर का एक सेट आ गया 14 ऋण 13। ठीक है, अभी जब हम x बराबर 13 लेंगे तब क्या होगा वो भी देखना है। जब x बराबर 13, तो
तो पहली संख्या 13 हो गई। पहली मतलब उनमें से एक संख्या, यानी जो आपने माना था वो संख्या, तेरह, और दूसरी संख्या आपने माना था 27 ऋण x। तो 27 ऋण 13, तो यहां आ गया 14। तो आंसर का दूसरा सेट 13 14 हो गया। और देखें पहले में आया था 13 14, दूसरे में 14 13। ये दो चॉइसेस हैं, दोनों में समान सेट आ रहा है, तो हम आंसर में लिख देंगे 13 14 या 14 13, एक ही बात लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। आंसर 13 14, क्योंकि दो संख्याएं बताया था, न पूर्णांक की बात की थी, न उसने धनात्मक की बात की थी, तो दोनों सेट सेम आए थे 13 14 14 13, इसलिए हमने एक सेट लिख दिया। दो में आप 14 13 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको यहां से ही लिखना पड़ेगा। अगर आप यहां से आंसर लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि किसी किसी प्रश्न में दोनों केस में 14 लेने पर दूसरा उत्तर मिलेगा, 13 लेने पर दूसरा उत्तर मिलेगा, वहां दो सेट में आंसर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका खत्म हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो अब यहां शर्त रखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत यानी पास पास के मतलब 3 4 10 11, ठीक है। और धनात्मक लेना है, ऋणात्मक लेना होता तो ऋण 13 ऋण 12 भी होता है, इस तरह का भी होता है, लेकिन ऋणात्मक की बात यहां नहीं रहेगी, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो हम संख्याएं कैसे मानेंगे, एक यक्ष मान लो, एक उससे एक ज्यादा यक्ष धन 1 मान लो। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या है पूर्णांक x और x धन 1 है, ठीक है। दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x धन 1 है। अब उनका गुणनफल कितना बताया है, गुणनफल नहीं है, ध्यान रख, वर्गों का योग 365 है, यानी पहली वाली का वर्ग प्रश्नानुसार या प्रश्न की शर्त के अनुसार क्या बोला है, वर्गों का योग, पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर और दूसरे का वर्ग एक्स धन 1 होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब वर्गों का योग, ये धन चिन्ह डाल दिया बीच में, बराबर 365। अब यहां से समीकरण बनाना है। तो पहली कसाई में हमने पर्याप्त क्वेश्चन हमने बताया था कि समीकरण, द्विघात समीकरण किस तरह से बनाएंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए हमने कहा था इस फार्म में हमें बनाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फार्म में हमें लाना चाहिए, यानी सब कुछ बाएं तरफ हो, कहीं कोष्टक नहीं लगा हुआ है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, संख्या तो है नहीं कि गुणा करके उसी का उसी में स्क्वायर निकाल लेंगे, वही रहेगा। यहाँ ए धन बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ए धन बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ यक्स धन 1 का स्क्वायर निकालना, आप रफ में निकाल के वहां साफ सुथरा रखिए, वहां बहुत कचड़ा रफ ना करें। यक्स ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर, 2ab 2 गुणे यक्स गुणे 1, 2 गुणे यक्स गुणे 1, यानी 2 1 कम 2, 2 यक्स। अब धन बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये लिखना है, इसकी जगह आपको यक्स स्क्वायर धन 2 यक्स धन 1, उसको भी इधर ले आ लीजिए लगे हाथ, 365 बराबर 0। आप देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 2 एक्स है उसको लिखिए, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला पद, एक ऋण 365 तो घट जाएगा, ऋण में आएगा 364,
बराबर 0। ठीक है, अगर थोड़ा सा बड़ा हो और तीनों पदों में किसी का भाग लग रहा हो तो लगा देंगे, छोटा हो जाएगा तो काम हमारा और आसान हो जाएगा। 2 का भाग यहां भी, यहां भी, यहां अंतिम में 4 है, यहां भी लग जाएगा तो लगा के रखिए। एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स यानी एक्स। अब इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4। ये अब आप मध्य पद विभाजन के लिए तैयार हैं। अब समीकरण आपका मध्य पद विभाजन के लिए तैयार है। तो हमने क्या कहा था, पहले और अंतिम पद का गुणा करके रखिए, ऋण 182 और यहाँ एक एक्स स्क्वायर, तो गुणा करने पर ऋण 182 एक्स स्क्वायर हो गया। अब 182 का गुणनखंड कर लीजिए, घटाने पर आपको चाहिए एक एक्स। पिछली बार जैसा गुणनखंड किया था, 2 नमा 18, 2 एक कम 2, 7 से वही तो हो गया 13, 13 से एक कम यानी 2 गुणे 7 गुणे 13 गुणनखंड हो रहा है। 2 पेयर में रखने हैं, तो इन दोनों को अगर एक साथ गुणा कर लेंगे 14 और 13, तो 14 13 गुणा करने पर 182 ही होगा, उसी का गुणनखंड किया तो वही होगा, और घटाने पर 1 आएगा। यही सही पेयर है। अब क्या करना है आपको, लिखने का तरीका, यहां घटाने पर लाना है तो दोनों के चिन्ह अलग अलग रखने होंगे, अभी बड़े वाले की चिन्ह धन रखनी होगी। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 14 एक्स और ऋण 13 एक्स, अब फिर ऋण 182 बराबर 0। ठीक है ना, धन 14 ऋण 13, धन 1 आएगा। ठीक है, अब आगे देखता हूं, 2 2 के पेयर में कॉमन लेने का काम। 2 2 के पेयर में कैसे कॉमन लेंगे, तो यहां तो एक एक्स स्क्वायर, संख्या तो मिलेगी नहीं, गुणांक तो मिलेगा नहीं, एक्स मिलेगा कॉमन। एक्स कॉमन मिलेगा, बचेगा कितना, तो एक एक्स बचेगा, धन 14 बचेगा। ठीक है, फिर ऋण 13 का भाग लग जाएगा 182 में, 14 आएगा, ऋण 13 मिलेगा। कॉमन लीजिए एक्स, जब ऋण चिन्ह के साथ कॉमन लेंगे अंदर की चिन्ह बदल जाएगी, बता चुका हूं 14, ये बराबर 0 हुआ। एक्स धन 14 दोनों कोष्टक में आया जो हमें चाहिए था। तो अब आगे एक्स धन 14 पूरे से कॉमन ले लिया, और जो बाहर बाहर लिखे हुए वो बचेंगे कोष्टक के अंदर, दूसरे कोष्टक में, बराबर 0। दोनों गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर, तेरह बराबर 0। दोनों से पक्षांतर करके x का मान, तो x बराबर ऋण 14 यहां मिलेगा और x बराबर ऋण 13 यहां मिलेगा। पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, दोनों मान लेके फिर दूसरी संख्या निकाली थी, ये पहली संख्या ही आई है। ठीक है ना, ये पहली संख्या x ही आया है। अब लेकिन वो क्रमागत धन पूर्णांक थे, धन पूर्णांक, तो ऋण वाले को तो छोड़ ही देना है, पूरी यहां 13 आएगा ना, जो ऋण में आ गया वो नहीं लेना, आंसर वो भी है पर हमारी प्रश्न की शर्तों के अनुसार वो आंसर नहीं होगा। तो लिख देना है कि x बराबर ऋण 14 की उपेक्षा करने पर, निग्लेक्ट करने पर, क्यों निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ऋण पूर्णांक है, हमें धन पूर्णांक में आंसर लेना है। तो x का एक ही मान अब बच गया 13, तो पहली संख्या के लिए एक ही चॉइस मिली, कितनी, 13। अब चलता हूं अगले पेज में, पहली संख्या आ गई, x बराबर 13 आया, तो पहली संख्या तेरह मिल गई। दूसरी संख्या आपने x धन 1 माना था,
x धन 1 मतलब 13 धन 1 तो 14 हो गया। और इस तरह से फाइनल आंसर आपका एक ही सेट में आया 13 14, जिनको जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर 182 आता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यही प्रश्न इस प्रश्नावली से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, देखने में जितना बड़ा है 2-3 लाइन में लिखा है, इसका हल उतनी 2-3 लाइन में है नहीं, मतलब उतना बड़ा नहीं है। एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग क्या है? जो घर में छोटे मोटी लागत पर घरेलू चीजों से जो धंधे किए जाते हैं वो कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। जैसे बांस की टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और इसी तरह की और छोटी मोटी चीजें जो कम लागत पर बन जाती हैं, किसी बिना भारी मशीन के बन जाती हैं, हाथ से बन जाती हैं, वो कुटीर उद्योग होते हैं। तो क्या करता है? बर्तन बनाता है। प्रत्येक नग कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन, किसी खास दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग एक बर्तन की लागत कितनी है? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से कि दुगुने से 3 अधिक है। ठीक है ना? तो अब कुल लागत 90 रुपए आई है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x, ठीक है। तब एक बर्तन की लागत कितनी होगी? एक नग की। एक बर्तन की लागत, लागत यानी कितना पैसा लगा हुआ है, कितनी होगी? कितनी होगी? ये बर्तनों की संख्या का दुगुना करना है 2x, और फिर उससे 3 रुपए ज्यादा करना है, तो धन 3, इतने रुपए एक बर्तन की लागत। अब समीकरण बनाना है। कुल कीमत कैसे निकालेंगे? कुल कीमत कैसे निकलती है? जैसे एक बर्तन की कीमत अगर 10 रुपए है और 4 बर्तन बनाते हैं तो 10 गुणे 4, 40 रुपए लागत होगी। तो एक बर्तन की कीमत 2x धन 3 रुपए है और x बर्तन है, दोनों को गुना करने पर कुल लागत आएगी। तो x 2x धन 3 बराबर 90, और x का गुणा करें 2x स्क्वायर धन 3x, 90 को भी यहीं से इधर ले आ लें, 90 बराबर 0। किसी संख्या का हर पद में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो नहीं लगेगा। 2 है, 3 है, 90 है, तो नहीं लगेगा। तो समीकरण अब यही रहेगा। अब यहां से मध्य पद का विभाजन करना है। तो कैसे करेंगे? पहले और अंतिम को गुणा करिए। ये ऋण 90 है या 2 है तो ऋण 180 हो जाएगा। ऋण 180 x स्क्वायर हो रहा है। अब हमें देखना है, ऋण में आया ना तो घटाने पर 3 चाहिए। 2 संख्याएं हमें चुननी है जिनको गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर 3 आए। वैसे तो मुझे पता है कि क्या आएगा, लेकिन आपके लिए हम क्या करते हैं, 180 का गुणनखंड रफ में कर लेते हैं। 2 से तो 90 आएगा, 2 से 45 आएगा, फिर 2 का नहीं लगेगा तो 3 से 15 आएगा, फिर 3 से भाग लगेगा 5 आएगा, और फिर 5 से भाग लगेगा 1 आएगा। तो ये आपको गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। अब 2 पेयर में रखना है तो सपोज करें 2 दूना 4 एक साथ लिख लेता हूं अगर, और 3 त्रिका 9 पना 45 एक साथ लिख लेता हूं। तो गुणा करने पर तो 180 होगा ही, घटाने पर 3 नहीं होगा। चॉइस बदलते हैं। अगर इन 3 संख्याओं को ले लूं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, और इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं 12 3 5 तिहाई 15 है। तो गुणा करने पर तो 180 होगा और घटाने पर 3 चाहिए, वो हो रहा है। तो यही प्रॉपर पेयर है। ठीक है, 15 है। बड़ी संख्या को पहले लिखा करेंगे यहां।
2x²। बड़ी संख्या को इसी चिन्ह के साथ लिखा करो। घटाने पर लाना है तो चिन्ह बदलनी है। तो धन 15x और ऋण 12x माइनस 90 बराबर 0। दो दो के जोड़े में कॉमन लेना है। तो 2 और 15 में कोई संख्या है नहीं, एक के सिवा भाग नहीं लगेगा, केवल x कॉमन मिलेगा। x ले लीजिए, बचेगा 2x और धन 15। अब फिर ऋण, अब 12 और 90 में तो किसका भाग लग जाएगा? 12 में 6 दूनी 12, 6 का लग जाएगा। 6 इसमें लगेगा क्या? 6 कम 6 6 5 6 का लग जाएगा। तो 6 कॉमन, x तो नहीं मिलेगा, 6 भर ले लीजिए कॉमन। तो 6 दूनी बार ध्यान रखें, जब ऋण चिन्ह लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 2x ये हो जाएगा और धन 15 ये हो जाएगा। ठीक, अब आपको आगे क्या करना है? दोनों कोष्टक में एक ही चीज आ गई जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए अब उसको कॉमन ले लीजिए। दोनों कोष्टक में आया है 2x धन 15। दो एक्स धन 15 पूरे से कॉमन, और जो बाहर थे कोष्टक के वो कॉमन के बाद बचेंगे x ऋण 6 बराबर 0। दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर। 2x धन 15 बराबर 0 या x ऋण 6 बराबर 0। अब यहां से पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर ऋण 15 आएगा पहले, और फिर x बराबर आ जाएगा ऋण 15/2। और यहां से करेंगे तो x बराबर 6। तो क्या मिला? x बराबर ऋण 15/2 और x 6। ऋण 15/2, 15 का आधा 7 सही, 1/2 यानी 7.5। ठीक, अब x था क्या? बर्तनों की संख्या थी। देखो, बर्तनों की संख्या या तो पूरे पूरे होंगे, वो तो पूर्णांक में होंगे, धन पूर्णांक में होंगे, प्राकृत संख्याओं में, आधे में नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम पूछे कि आज का कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 7.5 नहीं है, या तो 7 होंगे या तो 8 होंगे। ठीक है, तो इसको इस वजह से भी छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ऋण में भी नहीं आएगा। बर्तनों की संख्या ना तो भिन्न में आएगी, परिमेय संख्या नहीं आएगी, और ना ही ऋण में आएगी। तो इसको हर हाल में इसकी उपेक्षा करनी है। x बराबर ऋण 15/2 की क्या कर दें? उपेक्षा कर दें, निगलेक्ट कर दें, नजरअंदाज कर दें। ठीक है, तो x का मान मिला केवल एक 6। x आ गया, मतलब जो आपने पहली लाइन से उत्तर हमेशा बनता, बर्तनों की संख्या आ गई, और एक बर्तन की लागत फिर 2x धन 3 से आएगी। तो पहले हम यहां लिख लेते हैं, अगले पेज में चलते हैं। तो बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या जितना x आया, x माना था हमने, वो 6 हो गई, और एक नग की लागत या एक बर्तन की लागत 2x धन 3 रुपए था। तो x की जगह यहां 6 रख देता हूं। तो 2 गुणे 6 धन 3 रुपए, पहले गुणा करते हैं तो गुणा कर लो, 12 धन 3 रुपए, और इस तरह से हुआ ये 15 रुपए। तो फाइनल उत्तर जिस क्रम में प्रश्न पूछा था, बर्तनों की संख्या एक बर्तन की लागत, तो बर्तनों की संख्या 6 हो गई और एक बर्तन की कीमत 15 रुपए हो गई। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे, तब तक इसकी तैयारी करिए आप।